सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन सक्सेना और मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ तो जिसमें कि हमें 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर का मैं आपको नाम बता दूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जी हाँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए वीडियो को और वीडियो को शेयर कीजिए। और अब पापा आ रहे हैं, वो पढ़ाएंगे तो मैं बैठ के देखूंगा और इस वीडियो को पूरा देखिए एंडिंग तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको क्लास 9 साइंस का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो भी तत्व या मैटर प्रेजेंट है वो कैसे बना है, उसकी स्टेट फॉर्म्स क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सब आपको आज हम बताने वाले हैं। तो बेसिकली मैटर होता क्या है? कोई भी वो चीज जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज हमारे आसपास, मतलब जो भी चीजें हैं वो सब एक किसी न किसी मैटर से बनी हुई है। चाहे वो ये बोर्ड हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे इसकी प्लास्टिक कैप हो, चाहे जिससे शूट हो रहा है कैमरा हो, तो हर चीज मैटर है। अब मैटर जो है छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर, जैसे अब ये मान लीजिए बोर्ड है, तो ये जो बोर्ड है ये कैसे बना है? ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स जो आंख से हम देख भी नहीं सकते हैं, जिनको एटम्स कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है कोई भी मैटर। जैसे मान लीजिए दीवार बनी हुई है, तो दीवार, बिल्डिंग की दीवार कैसे बनती है? ब्रिक्स जो ईंट होती हैं उनको सीमेंट से जोड़ जोड़ के पूरा स्ट्रक्चर, मकान तैयार करा जाता है। तो उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो हम ब्रिक्स कहते हैं। वैसे ही किसी भी मैटर का, कोई भी मैटर है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको हम एटम कहते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर अराउंड अस। ठीक है। अब भाई बात ये आती है कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी हमारे चारों में मैटर जो है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं: लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। अब हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज इन बेसिक छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है, तो उसके बावजूद इनकी 3 स्टेट कैसे होती हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास मैटर की 3 स्टेट होती हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है गैस, सॉलिड के बाद आएगा आपका लिक्विड, और फिर हमारा आ जाएगा गैस। अब मैं थोड़ा आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। ये तीनों की तीनों स्टेट है मैटर की। सपोज कर लेते हैं, कोई ले लेते हैं, जैसे H2O ले लेते हैं, चलिए पानी ले लेते हैं। तो H2O की सॉलिड स्टेट क्या होती है? आइस। इसकी लिक्विड स्टेट क्या होती है? वाटर। और इसकी गैसेस स्टेट क्या होती है? वाटर, वेपर। हमने लिया H2O पानी, उसकी तीनों स्टेट हमने देख ली। सॉलिड में जो है H2O आइस की फॉर्म में रहता है, लिक्विड में वाटर फॉर्म में रहता है, और गैस में वाटर वेपर के फॉर्म में। अब होता क्या है, देखिए H2O भी एक मैटर है, इसका मतलब ये भी एटम्स से मिलकर बना होगा। तो यहां पर क्या है, क्या इन तीनों स्टेट में अलग अलग एटम से मिलकर बना है, अलग टाइप के एटम से मिलकर बना है, जो यहां पर सॉलिड हो गया, यहां पर लिक्विड हो गया और यहां पर गैस हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों ही स्टेट में H2O के जो एटम्स हैं वो सेम रहेंगे। उसके बाद भी H2O की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हो जाती है तीनों स्टेट में। उसका क्या रीजन होता है वो देखिए। मैं यहां पर एक आइस का ब्लॉक लेता हूं, एक यहां वाटर है और एक यहां वाटर वेपर है। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है डिपेंड करती है कि इनके एटम्स का, जो H2O के एटम्स हैं, उनका अरेंजमेंट किस हिसाब से है, वो ही डिफाइन करता है कि ये तीनों स्टेट कैसे होंगे। अब देखिए, जब सॉलिड स्टेट में होता है तो इसके जो एटम्स होते हैं बहुत पास पास होंगे,
पहले देखिए समझाता हूँ। जैसे ही ये वाटर में ट्रांसफॉर्म होगा, अब इसके एटम दूर दूर हो जाएंगे, और फिर जब ये गैस में ट्रांसफॉर्म होगा तो इसके एटम अब बहुत दूर दूर हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी मैटर की जो सॉलिड स्टेट होती है उसके एटम्स वहां पर बहुत पास पास होते हैं, ठीक। फिर जब ये जब हम इसको सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एटम्स को दूर दूर कर रहे हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखिए अब एटम्स दूर दूर हो गए। फिर जब इसको हमने गैस में चेंज करा तो फिर ये वाटर वेपर में चेंज होगा, एटम्स और दूर दूर हो गए। अब बेसिकली होता क्या है, अगर मैंने आइस को चेंज करना है वाटर में तो मैं क्या करूंगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। अच्छा कैसे? हम आइस को अगर गर्म करें, फ्रिज से बाहर निकालेंगे, फ्रिज में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कम है, बाहर निकालेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, वो जो टेम्परेचर हम इसको दे रहे हैं वो सीधे सीधे जाएगा इसके एटम्स में। जो हम टेम्परेचर इस आइस को दे रहे हैं वो इसके एटम्स में जाएगा और वो इनके एटम्स की एनर्जी को बढ़ा देता है। तो एटम की एनर्जी बढ़ती है, तो एटम की जो एटम की एनर्जी बढ़ती है तो वो दूर दूर जाते हैं एक दूसरे से, और दूर दूर जाने की वजह से क्या होता है, उसकी अब स्टेट चेंज हो जाती है, किसमें हो जाता है, वाटर में। अब मैंने इसको और टेम्परेचर दिया, मैंने गरम करा, पानी को गरम करा, तो अब फिर मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, वो कहाँ जाएगी, इसके एटम्स के पास जाएगी, उनकी एनर्जी और बढ़ेगी, और बढ़ने की वजह से अब वो और दूर दूर चले जाएंगे और किसमें चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है, इन दो एटम्स के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये आपने शायद क्लास 7 में ही पढ़ाया था। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्या एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इन एटम्स के बीच में एक मतलब आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। अट्रैक्शन फोर्स होता है मतलब कि आपस में, अब देखो मैग्नेट देखिए आपने, मैग्नेट को अगर बहुत दूर दूर रखो तो वो आराम मतलब नहीं चिपकेंगे, आप उनको पास में लाओगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी जितना डिस्टेंस कम होता है मैग्नेट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। तो यही चीज एटम्स में भी होती है। एटम्स में क्या होता है, जितना, तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि जो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है मैटर में, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है यही डिफाइन करता है कि मैटर कौन सी स्टेट में होगा, वो सॉलिड में होगा, वो लिक्विड में होगा, या वो गैस में होगा। कैसे, देखिए मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूं। दो मैग्नेट अगर वो दूर दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या नहीं होगा, पास में जैसे जैसे लाते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनकी बॉन्डिंग मजबूत होती जाएगी। वही सेम चीज यहां पर होती है। जब ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एटम के बीच में कम होगा तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जितना ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जितना भी कम होगा उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जितना स्पेस कम होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसी वजह से सॉलिड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सॉलिड स्टेट में मैटर हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसकी स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। अब हमने क्या करा, हमने इसको टेम्परेचर दिया, तो हमने इसके एटम्स को एनर्जी दी, जिस वजह से ये दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर देने पर ये लिक्विड में आ गए। अब मैंने इसको और टेम्परेचर दिया तो फिर क्या हुआ, हमने इसके एटम्स को और एनर्जी दे दी, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और बढ़ गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको डिफाइन करते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, सबसे कम होगा सॉलिड स्टेट में, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर यहां से हम किस में आ गए, हमने क्या करा, इसको प्लस टेम्परेचर बढ़ाया। अब क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है
वो यहां पर तो सबसे कम था, यहां पर ये सबसे कम था, अब ये यहां से थोड़ा बढ़ जाएगा। एक मिनट, इसको ऊपर ही ले लेते हैं, चलिए। ये यहां पर सबसे कम था, अब ये क्या होगा, ये थोड़ा बढ़ जाएगा, तो यहां 2 एरो लगा लेते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेस बढ़ गया। अब क्या होगा, यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। हमने एक एरो यहां पर कम कर दिया। अब अगर हमने फिर इसको और टेम्परेचर दिया, तो और टेम्परेचर दिया तो क्या होगा, अब हमारा इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे मैक्सिमम हो जाएगा यहां पर, उस वजह से हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो देखिए इससे आप समझ सकते हैं, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा, सबसे कम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। कंपैरेटिवली लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस कंपैरेटिवली ज्यादा, तो कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फिर हम आए वेपर में, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है, यही किसी भी मैटर की स्टेट को डिफाइन करता है, या उसकी स्टेट को तय करता है कि वो क्या होगी, कौन सी स्टेट में वो मैटर होगा। अब यही फोर्स डिफाइन करेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। मैंने बोला सॉलिड सबसे स्ट्रांग होता है, फिर लिक्विड उससे कम, और गैस तो फिर उसका कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होती है। हाँ, हो सकती है। अच्छा, अब हमने देखा, आपको मैंने बताया कि हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो ये यहां से यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे रिवर्स करना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, इसका टेम्परेचर कम करूंगा, तो गैस का टेम्परेचर कम करा तो लिक्विड, और इसका टेम्परेचर और कम करा तो ये क्या बन गया, सॉलिड। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड से वेपर में जाएगा, और टेम्परेचर कम करने पर वेपर से सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बातें थी। अच्छा जी, हमने आपको सॉलिड स्टेट बता दी, लिक्विड स्टेट बता दी। अच्छा, अब क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट होती है, इसमें मैटर का जो आपका एरिया है और वॉल्यूम है। अब एरिया क्या होता है, इसकी मैं लेंथ ले लेता हूं L B, और इसकी हाइट ले लेता हूं H, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू B, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू B इंटू H। अच्छा, कैसे? तो बेटा ये अभी आप 7th में हो ना, आप 9th में जाओगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो अब क्या होता है, एरिया जो है और वॉल्यूम जो है, सॉलिड का एरिया और वॉल्यूम दोनों ही क्या रहेंगे, इसकी फिक्स रहते हैं। मतलब आप जैसे अब मान लीजिए गैस, वो आपका एक आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब को आप चाहे कहीं भी रख लो, वो वॉल्यूम भी वही रहेगी और उसका एरिया भी उतना रहेगा जितना है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद लिक्विड में। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में मैटर का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लेकिन उसका एरिया चेंज रहेगा। कैसे, अब देखो, आपने मान लो 300 ml पानी लिया, तो वो 300 ml को आप चाहे 1 लीटर के बर्तन में रख दो, चाहे आप 2 लीटर के बर्तन में रख दो, उसकी टोटल वॉल्यूम कितनी रहेगी, 300 ml ही रहेगी। लेकिन अगर आप उसको एक पतले से बर्तन में रखोगे, तो उसका एरिया क्या होगा, नीचे का कम हो जाएगा, और उसको आप फैला दो तो वो पूरे कमरे में भी फैल जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनका एरिया फिक्स नहीं होता है लिक्विड का, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो सॉलिड के केस में एरिया और वॉल्यूम दोनों फिक्स, लिक्विड के केस में एरिया फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। अब आ जाओ वेपर में। तो वेपर में क्या होगा, वेपर में क्या होता है, ना तो इनका एरिया फिक्स है और ना इनका वॉल्यूम फिक्स है। कैसे, आप गैस को 1 लीटर गैस है, 1 लीटर गैस है जिसमें से बहुत तेज स्मेल आती है, उसको एक बर्तन में 1 लीटर के बंद कर दीजिए, बंद हो जाएगी। अच्छा, आप उसी गैस को एक कमरे में छोड़ दो तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, हमको कैसे पता लगेगा, स्मेल से। तो इसका मतलब ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स हुआ और ना ही उसका एरिया फिक्स हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। ठीक हो क्या, ठीक। तो हमने बेसिकली सीखा क्या, कि किसी भी मैटर का सॉलिड स्टेट में एरिया और वॉल्यूम हमेशा फिक्स,
लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम फिक्स, एरिया फिक्स नहीं, और वेपर स्टेट में या गैसीय स्टेट में ना ही एरिया और ना ही वॉल्यूम, दोनों ही चीजें फिक्स नहीं होती हैं। अच्छा जी, अब हमने ये देख ही लिया है कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, दूसरी से तीसरे में जा सकता है। कैसे? टेम्परेचर से। अच्छा, एक चीज हम ये सोच सकते हैं कि जैसे मैंने लिक्विड को टेम्परेचर राइज करा तो ये चली गई गैसेस में। हमने कहा क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसके एटम्स के बीच का स्पेस बढ़ गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया। तो अगर हम ये सोचें कि भाई गैस है, गैस को मैंने अगर मैं प्रेस करूंगा, उसको दबाऊंगा, एक बर्तन में रख के ऊपर से या किसी बॉल से मैं उसको प्रेस करूं, कंप्रेस करूंगा, तो कंप्रेस करने पर क्या जो है ये, अब कंप्रेस करेंगे तो इसके एटम्स पास पास ला रहे हैं, तो एटम्स पास पास लाने से क्या ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा? सोचिए, अगर मैं इसके एटम्स को वापस पास पास लाऊं तो हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस कम कर रहे हैं, तो क्या ये दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब मैं उसको कंप्रेस करूंगा, ठीक है, तो कंप्रेस करने का उसके एटम्स पास पास तो आएंगे, लेकिन हम उनके बीच, उनकी जो हम कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो मैंने क्या बोला, अगर मुझे इनको पास पास लाना है तो मुझे इनकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, इनका जो इनके पास टेम्परेचर है उसको हमने लेना पड़ेगा। तो कंप्रेस करने पे हमने उनको पास पास लाने की कोशिश तो करी, लेकिन उनके पास जो एनर्जी है उसको कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। तो खाली कंप्रेस करके, को प्रेशराइज करके, प्रेशर से आप गैसेस को लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते हो। आपको अगर गैसेस को लिक्विड में चेंज करना है तो पहले आपको थोड़ा उनका प्रेशर डाउन करिए। अगर आपको प्रेशर का इस्तेमाल करना है तो फायदा ये होगा कि अगर आपने उनको कंप्रेस कर लिया तो आपको फिर उनका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, वो झट से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और खाली अगर टेम्परेचर से करेंगे तो आपको इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन करना पड़ेगा, तब ये लिक्विड में चेंज होंगे। ठीक है, तो प्रेशर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज करें और फिर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करते ही वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। खाली प्रेशर का इस्तेमाल करके हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा अब हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये पहले, वैसे हमारा पानी है, हमारा वाटर है, तो वाटर सॉलिड से जाएगा लिक्विड में और लिक्विड से जाएगा फिर गैसेस में। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं गैस में, मतलब उनके बीच वाली स्टेट जो लिक्विड स्टेट है वो गायब हो जाती है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज जाते हैं। उसका एक बहुत छोटा बहुत अच्छा एग्जांपल है, सभी ने देखा होगा, कैंपर, कपूर जो पूजा में इस्तेमाल होता है, उसको हम जब जलाते हैं तो कभी भी लिक्विड में चेंज नहीं होता, सभी तुमने देखा होगा, वो डायरेक्ट गैस में यानी वेपर में चेंज होकर गायब हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, इनको बोलते हैं सब्लिमेटेड एलिमेंट्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक हो गया? तो जब ऐसे एलिमेंट्स जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, उस एलिमेंट्स को हम बोलते हैं सब्लिमेटेड एलिमेंट्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जांपल हो गया इसका कैंपर। अच्छा, ऐसी चीजों का एग्जांपल कैंपर में लिख देता हूं यहां पर, कैंपर। तो अगर आप ये एग्जांपल देंगे तो एग्जामिनर को एग्जाम टाइम में एग्जाम्पल चेक करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे पता लगता है कि बच्चे ने जो है रटा नहीं है, उसने समझा है, उसको चीजों को पढ़ा है। तो आप कभी भी एग्जाम में अगर ऐसे एग्जाम्पल देंगे, जैसे हमने यहाँ सब्लिमेशन का एग्जाम्पल दे दिया कैंपर, तो उससे मार्क्स मिलने की अच्छी संभावना। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये चार्ट बनाना है, कहां पर बनाए, इसको मिटाए क्या, इसको थोड़ा सा मिटा के यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर इसको लिख दिया सॉलिड। अब एक चार्ट बनाना है हमको, ये है सॉलिड, फिर आ गया आपका गैस, और फिर आ गया लिक्विड। ठीक है, अब देखिए, सॉलिड से जब लिक्विड में गया तो ये हो गया फ्यूजन, ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में आया तो ये हो गया सॉलिडिफिकेशन। फिर लिक्विड से जब
गैस में गया तो ये हो गया वेपोराइजेशन, और गैस से जब ये लिक्विड में गया तो ये हो गया कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, अब गैस से सॉलिड से डायरेक्ट गैस में गया तो ये हो गया सब्लिमेशन, और फिर गैस से इधर आ गया, गैस से डायरेक्ट इधर आ गया तो ये भी सब्लिमेशन। ठीक हो गया। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर प्रोसेस का नाम दिया हुआ है, जब हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे किसी भी सब्सटेंस को तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूजन। क्या बोलेंगे? फ्यूजन। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोसेस हो गया फ्यूजन। अच्छा, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा तो फ्यूजन, और लिक्विड को सॉलिड में करा तो सॉलिडिफिकेशन। ऐसे ही लिक्विड को जब हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को गैस में तो वेपोराइजेशन। ठीक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करा तो वेपोराइजेशन, और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करा तो कंडेंसेशन। ठीक, ऐसे ही सॉलिड को जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो सब्लिमेशन, और गैस जब डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो ये भी सब्लिमेशन कहलाता है। तो ये चार्ट आपकी बुक में है, देख सकते हैं आप बुक से भी, कोई इसमें बड़ी चीज चाहिए। अब नेक्स्ट है एवोपोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवोपोरेशन। एवोपोरेशन तो एवोपोरेशन कहां पर बनाए हो? यहां बिठा ले मुझे। हाँ बताओ। ये बिठा ले। देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं इवेपोरेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एवोपोरेशन कैसे होता है? देखिए एवोपोरेशन क्या होता है? भाप बनने की प्रोसेस। अब ये क्या होता है, जैसे इसको मिटाना पड़ेगा यार। जैसे मान लीजिए बर्तन है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है। अब हमने इस बर्तन में पानी ले लिया है, लिक्विड फॉर्म है, और नीचे से हमने यहां पर इसको हीट दे दी। इसको हमने हीट दे दिया, टेम्परेचर इसका हमने राइज करा। अब ध्यान से देखिएगा होगा क्या। आप जब इसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो मैंने बोला हम जब उसका टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का राइज करते हैं तो वो कहां जाता है? वो उसके एटम्स में जाता है, उसके एटम्स की एनर्जी बढ़ाता है। ठीक हो गया। अब इसको हमने जब नीचे से गर्म करा तो इसने क्या करा, ये वाली हीट गई हाँ इन एटम्स के पास, ये ठीक है, इन्होंने जस्ट अपने ऊपर वाले एटम को ट्रांसफर कर दिया, फिर इन्होंने अपने ऊपर वाले एटम्स को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इनकी एनर्जी बढ़ रही है तो ऊपर वाले एटम में टकरा रहे हैं। अब इन्होंने सबसे ऊपर ये जो सरफेस का एटम है, इन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहां से जो एनर्जी चली थी वो सबसे ऊपर के सरफेस वाले एटम तक पहुंच गई, क्योंकि एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसके ऊपर तो कोई एटम है ही नहीं, इस लेयर के ऊपर तो एटम है ही नहीं, तो ये जो एनर्जी बढ़े हुए एटम होते हैं, ये जो बिल्कुल सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे होते हैं, इनकी एनर्जी अब इतनी बढ़ गई है कि ये सरफेस को छोड़ के निकल जाते हैं। ये अपने सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं, और ये प्रोसेस हमारी कहलाती है एवोपोरेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एवोपोरेशन। अब आप कहोगे कि भाई हम अगर एक गीला कपड़ा पंखे में टांग दें तब भी वो सूख जाता है। अब जरूरी थोड़ा ना कि आप गीले कपड़े को सूरज की रोशनी में जाके टांगो, उसको गर्म हीट दो तभी वो सूखे, उसमें एवोपोरेशन हो। पंखे के नीचे भी तो एवोपोरेशन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। कैसे होता है देखिए, पंखे के हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर में इसको गीले कपड़े को डाल दिया और पंखा चला दिया, तो अब क्या होगा, अगर आप पंखा चलाओगे यानी हवा चलाओगे तो ये जल्दी सूखेगा, और पंखा नहीं चलाओगे तो देर में सूखेगा। कारण क्या होता है, देखिए ये जो जब हमने इसको ना हीट दे रहे हैं, हम हीट नहीं दे रहे, यहीं पर छोड़ दिया है, तो क्या हो रहा है, इसके जो सरफेस जो कपड़े के ऊपर की वाली लेयर पे जो पानी की लेयर तो आती है ना, अब उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी ना, उसके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो होगी सबसे ज्यादा, उसी के पास होगी जो टॉप मोस्ट में लेयर है। ठीक है, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो एटमॉस्फेयर में चले जाए, राइज हो जाए। जब हम उसको हवा देते हैं, हम हवा चलाते हैं, तब क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो सब अपनी जो सरफेस है उसको छोड़ के निकलना चालू कर देते हैं, या कहते हैं उड़ जाते हैं हवा के संग में। हवा के संग में
वो मॉइस्चर, जो मॉइस्चर बोलते हैं, वो यही जो ऊपर वाली लेयर है निकल गई हवा के संग में और एटमॉस्फेयर में चले गए। तो वो प्रोसेस भी एवोपरेशन होती है, लेकिन वो स्लो प्रोसेस होती है। अगर हम डायरेक्ट हीट देंगे, यानी उस गीले कपड़े को धूप में सुखाएंगे, तो वो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि उसको हीट मिल रही है, तो एवोपरेशन तेज होगा। यानी कि एवोपरेशन हर टेम्परेचर पे हो सकता है, बट उसकी स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, अब इसका एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवोपरेशन से कूलिंग कैसे होती है। एवोपरेशन से कूलिंग कैसे होती है, मतलब हमको गर्मियों में पसीना आया, बहुत तेज गर्मी लगी, पसीना आया, जब वो पसीना उड़ता है, पसीना यहाँ से उड़ता है। अब पसीना कैसे उड़ेगा भाई, यहाँ पर पानी, बॉडी ने हमारी गर्म हुई, तो अंदर से प्रोसेस है कि वो बॉडी पानी छोड़ती है, जिसको हम पसीना बोलते हैं। अब वो हमारी स्किन पे आया, अब स्किन क्या है, गर्म है, तो उस गर्मी को जो अंदर से लिक्विड निकला है, पसीना निकला है, वो बॉडी, उसकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं पसीने के, जो लिक्विड भरा है, वो क्या करेंगे, हमारी स्किन से एनर्जी को सोख लेंगे, और वो एनर्जी उसके जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये वाली लेयर, इन एटम्स तक जैसे ही पहुंचेगी, तो वो एटम्स एटमॉस्फेयर में जाने लग जाएंगे, एवोपरेट होने लग जाएंगे। अच्छा, अब ये एटम्स क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बढ़ गई है, और वो एनर्जी बढ़ी कैसे है, क्योंकि इन्होंने हमारी बॉडी के टेम्परेचर से वो एनर्जी ली है। अब यहां से अगर ये एनर्जी लेके उड़ रहे हैं, एवोपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ जो नीचे बॉडी है हमारी, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसके टेम्परेचर की जो एनर्जी है उसको लेके, तो ये जो पसीना आया, तो जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो एवोपरेट हो गए, तो वो एनर्जी उन्होंने कहां से ली, हमारी बॉडी से ली, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। बात समझ आया? आप एक भगोने में पानी उबाल के रख दीजिए, थोड़ी देर बाद वो पानी ठंडा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं, वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को लेके एवोपरेट होते रहते हैं, तो नीचे से वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है, और थोड़ी देर बाद वो पूरा का पूरा पानी ठंडा हो जाता है। तो एवोपरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर के मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस के लिक्विड के, वो नीचे वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी ले लेके एवोपरेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से कि नीचे का जो सरफेस है वो ठंडा होने लगता है, और इस वजह से वो एवोपरेशन से कूलिंग आती है। अच्छा जी, तो ये आपका चैप्टर के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर के अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको उसका आंसर देंगे। मैथ वाले बुक का हमने फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट कर दिया था, एक दो दिन में सेकंड चैप्टर भी डालूंगा। फिलहाल इस साइंस के चैप्टर के आपको जो भी क्वेश्चंस हो, आप हमें मैसेज करें, हम आपको उनका रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू।